हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑफिशियल शिक्षा में। तो दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास है और इसमें हम भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान अर्थव्यवस्था में क्या विकास हुआ और सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी योजनाएं अपनाई जिससे भारत आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य बन सका। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, ब्रिटिश शासन में भारत ने वचनों का महाद्वीप बना। ब्रिटिश शासन में भारत ने वचनों का महाद्वीप बना। यह रक्षा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता दर यहाँ की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता दर 17% थी, जबकि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। उपनिवेशवाद होने भारत में कच्चे माल का शोषण किया और उपभोग किया तथा भारतीय अनेक प्रतिष्ठान ब्रिटिश जैसे कोयला, बागान, बीमा, जूट, बैंकिंग, जहाजरानी इत्यादि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में वास्तविक उत्पादन की 2% प्रतिवर्ष या इससे भी कम था। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नेताओं ने औद्योगिक विकास को चुना, जबकि यह उस समय के हिसाब से काफ़ी अनुचित था, क्योंकि उस समय भारत के पास उपयुक्त परिवहन संसाधन उपलब्ध नहीं थे। आधारभूत संरचना जैसे बिजली परिवहन तथा संरचना की अनुपस्थिति तथा आधारभूत लोहा एवं इस्पात, सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल शोधन एवं बिजली कारखाना ने उपस्थिति, निवेश योग्य पूंजी की कमी, चाहे वह सरकार हो या निजी क्षेत्र, पूंजी की कमी थी सबके पास, कुशल मानव संसाधन की कमी, औद्योगिक उत्पाद के लिए बाजार अनुपस्थित, लोगों में उद्यमशीलता का अभाव, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण जो कि अर्थव्यवस्था को सुचारू औद्योगिकरण में बाधक तत्व। भारत के लिए अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति के रूप में कृषि की सबसे स्वाभाविक विकल्प होता है, क्योंकि भारत के पास उर्वरक भूमि, प्राकृतिक संसाधन मौजूद था जो कि कृषि के लिए उपयुक्त था। मानव पूंजी के लिए किसी उच्च कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। मात्र अपने भूमि स्वामित्व, सिंचाई तथा कृषि के अंदर लागतों के पुनर्गठन से भारत अपने विकास की बेहतर संभावना तलाश सकता था। एक बार यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि देश में आवास, अन्य मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य आदि का संकट नहीं है, विकास का एक लक्ष्य हासिल किया जा सकता था। परंतु उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर किसी अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक केवल के रूप में स्वाभाविक थी। लेकिन भारतीय कृषि में परंपरा औजार और तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा था, पारंपरिक औजार कृषि का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए आधुनिकीकरण तथा भविष्य में यांत्रिकीकरण की प्रक्रिया स्वदेशी औद्योगिक हो गई। यदि हम कृषि उपकरण के आयात का सहारा लेते तो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत थी, साथ ही विदेशी निर्भरता भी बन जाती। उद्योगों के प्रधान चालक शक्ति के रूप में चुनाव करने में वास्तविक हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण तो कर रहे थे। विश्व में तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित सभी विचारधारा औद्योगिकरण के पक्ष में तीव्र वृद्धि तथा अंततः तीव्रतर विकास के लिए आवश्यक था। 1990 के दशक में जरूर संभव है कि दुनिया और विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कृषि क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण बदला और इस पर बल देना पिछड़ेपन की निशानी नहीं रह गई। उद्योग क्षेत्र के प्रधान चालक बनकर एक साथ अनेक चुनौतियों का समाधान ढूंढने की कोशिश की गई। पहला, उद्योग से तीव्र वृद्धि संभव होगी। दूसरा, कृषि का आधुनिकीकरण संभव होगा तथा तीसरा, देश के प्रतिरक्षा शक्ति का विकास कर सकेगा। 20वीं सदी के अंतिम दशक के विषय को लेकर आर्थिक विचारों की दुनिया में बड़े परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए। किसी अर्थव्यवस्था के लिए पिछड़ेपन का प्रतीक रह गया
अगर इसे वृद्धि एवं विकास इंजन बनाने का प्रयास हुआ तो चीन ने सिद्ध कर के दिखा दिया कि किस प्रकार कृषि को अर्थव्यवस्था की प्रधान चालक शक्ति बनाकर आंतरिक एवं बाह्य रूप से शक्ति संपन्न होकर एक बड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने घोषणा किया कि अब कृषि उद्योग के स्थान पर अर्थव्यवस्था के प्रधान चालक शक्ति होगी। यह ऐतिहासिक महत्व का बदलाव था जिसे उच्च स्तरीय आर्थिक चिंतन केंद्र योजना आयोग के संभव बनाया था। योजना आयोग के अनुसार इस नीतिगत परिवर्तन से आर्थिक व्यवस्था 3 बड़ी चुनौतियों से निपटने में समर्थ होगी। पहला, कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा करके सुनिश्चित होगा एवं निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। गरीबी उन्मूलन की समस्या बहुत हद तक हल की जा सकेगी क्योंकि कृषि की प्रधानता से उच्चतर आय दर्ज करने वाला व्यवसाय बन जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अधिक लाभकारी रोजगार होने से वृद्धि होगी। बाजार की दृष्टि से सबसे उदाहरण के रूप में देखे जाने वाले भारत की स्थिति में भी सुधार हो सकेगा। वैसे देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी घटती गई जो 17.4%, लेकिन रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में इसकी हिस्सेदारी 48.7% आज भी काफ़ी उच्च है। आधारभूत संरचना का विकास उस समय निजी क्षेत्र के माध्यम से संभव नहीं था क्योंकि उस समय भारी निवेश, औद्योगिकी, कुशल मानव शक्ति, उद्यमशीलता की कमी थी। आम जनता के बाजार द्वारा निर्धारित क्रय विक्रय की शक्ति का अभाव था। इसके अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प का अभाव था। यही कारण है कि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में राज्य की इतनी प्रभावकारी उपस्थिति है, जैसे रेलवे, विमानन, दूरसंचार, बिजली आदि के क्षेत्र। आधारभूत संरचना उद्योग कोणार्क प्राकृतिक गैस एवं उर्वरक को 2013 में शामिल किया गया और औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक में कुल 40.7% भार है। यह उद्योग तेल शोधन, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक आदि का निर्माण करता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में सरकार द्वारा पुनः विनिवेश की नीति का प्रस्ताव रखा गया जिसके माध्यम से सरकार कंपनियों के निजीकरण का प्रावधान करती है। सरकार की यह नीति कोई समसामयिक मुद्दे से जुड़ी नहीं है, जैसे कि अनावश्यक क्षेत्र में सरकार का बाहर निकलना, निवेश के लिए धन की व्यवस्था तथा उस क्षेत्र में सरकारी निवेश को उच्च स्तर तक बढ़ाना जिसमें निजी निवेश की संभावना नहीं है। निजी क्षेत्र को कार्य करने के लिए सामान्य स्तर उपलब्ध कराना, यानी हर कंपनी आए और अपने कंपनी को चलाने के लिए एक उचित माहौल उसे मिले, इसके लिए सरकार ने अपने ऊपर भार उठाया। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी कंपनियां जो है निवेश करने के लिए आ रही हैं और सरकार ने कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो निजीकरण के लिए आगे खोल दिए हैं, जिससे सरकार अपना जो है भार जो है कम करना चाहती है और देश के विकास के लिए यह बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर कृषि में योगदान मिले, कृषि का योगदान बढ़े, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ग्रामीण व्यवस्था में जो आधुनिकीकरण है उसका इस्तेमाल होगा जो आज इस समय हो रहा है। तीसरा, इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। चौथा, सरकार ने निजीकरण किया है तो इससे अच्छी सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे बैंकिंग आप देख ही सकते हैं, कई बैंक जो सरकारी हैं वो एक अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। तो आज के क्लास में साथियों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।